हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिस्टार्ट विथ गुरु में। सीधी बात नो बकवास। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि हम लोग ये घटना चक्र का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे और उसको पढ़कर हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग सबसे पहला टॉपिक मिल रहा है हमको, वो क्या मिल रहा है, वो पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल, पहले हम लोग पाषाण काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो है, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। देखिए, अर्ध ऐतिहासिक काल में लिपि के तो साक्ष्य है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, जिसके कारण उसकी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, वह ऐतिहासिक काल है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा अर्ध ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता आदि आती है। ठीक है, जबकि छठी शताब्दी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता आहार जोरबे आदि आती है। जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान आरंभ हुआ था। कब हुआ था? सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान आरंभ हुआ था। ठीक है, पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये किस प्रकार से है? ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को तीन कालों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, जिसको हम लोग क्रोड उपकरण भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्रोड उपकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या था? हस्त कुठार, खंडक एवं बिदारी ऋणी। ठीक है, मध्य पाषाण काल फलक उपकरण तथा उच्च पूरा पाषाण काल दक्षिण एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से, जो कि आज ये पंजाब अपने इंडिया वाला पंजाब नहीं है। ये जो पंजाब है ना, ये जो पंजाब है वो कहाँ का? पाकिस्तान अधिकृत पंजाब है। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो पंजाब वो पाकिस्तान में। ठीक है, वो कह रहा है ना कि सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से चपार चापिंग पेबोल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुआ। चपार चापिंग पेबोल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से? पंजाब की सोहन घाटी से। ठीक है, सर्वप्रथम मद्रास के समीप मदमदुरै तथा अत्रिपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लियर स्क्रैपर आदि है। ठीक है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जूलॉजी सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक के पुरातत्वविद थे। 1863 में ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अत्रिपक्कम से पूर्व पाषाण काल की उपकरण खोज निकाली। वर्ष 1935 में डी.डी. टेड़ा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल से सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए गए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूरा पाषाण काल से संबंधित यह 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए। ठीक है, पूरा पाषाण काल से संबंधित कितना? 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मारुति देवी की एक प्रतिमा मिली, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। किसके कारण?
फलकों के अधिकता के कारण पुनर्पाषाण काल को मध्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद से उपकरणों का निर्माण क्वार्टाजाइट पत्थरों से किया गया था। उपकरणों का निर्माण जो किया जाता था पुनर्पाषाण काल में, वो क्या किस पत्थर के नाम से, क्वार्टाजाइट पत्थरों से किया जाता था। पुनर्पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वो प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहता था। वो प्रधानतः किस पे, शिकार पर निर्भर रहते थे। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित थे। पुनर्पाषाण काल के लोग अग्नि से अपरिचित थे, यानी कि अग्नि को लोगों को जानकारी नहीं थी। अग्नि की जानकारी ना होने के कारण वो लोग कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्रहक था। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्रह करता था, यानी कि लोग शिकार को मार के रखता था और खाद्य को खाने वाले पदार्थ को लोग इकट्ठा करके रखता था। ठीक है, इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि ज्ञान नहीं था। ठीक है, पाषाण काल काल के जो लोग थे, उन लोगों को क्या था, वो लोग ना तो शिकार करना जानता था, ना ही पशुपालन के जानता था, और ना ही उनको कृषि करने का ज्ञान पाता था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 68 में हुई। 1867 से 68 में हुई, जब आर्किवाल्ड कोलोइल ने वित्त क्षेत्र से शैल चित्र पेंटिंग खोज निकाले। ठीक है, मध्यपाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म औजार या पत्थर के छोटे छोटे औजार होते हैं। ठीक है, भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल में ही प्राप्त होने लगता है। ठीक है, मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम कब होता है, मध्यपाषाण काल में ही। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम कब होता है, मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। ठीक है, गुजरात स्थित लंघनराज में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्थल है। यहाँ से लघु पकड़ों के कारण अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले। ठीक है, मध्यपाषाण कालीन महदाहा प्रतापगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से हड्डी एवं सीप प्राप्त हुए। ठीक है, जीआर शर्मा ने महदाहा के क्षेत्रों का उल्लेख किया जो जीआर शर्मा ने महदाहा के क्षेत्रों का उल्लेख किया है जो झील क्षेत्र, बुच्चड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बुच्चड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। बुच्चड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातात्विक विमर्श से महदाहा, सराय, नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। ठीक है, जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातात्विक विमर्श में महदाहा, सराय, नाहर एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। ठीक है, दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव संवधान निकाला गया था। संवधान, ठीक है, कुल 41 मानव संवधान निकाला गया था और हमें ज्ञात हुआ था। इन संवधानों में से 5 संवधान युग्म संवधान है और एक संवधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। ठीक है, एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। ठीक है, शेष सावधानों से एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, कुल 48 मानव कंकाल हमें प्राप्त हुआ। नाहर राय ऐसी समाधि मिली जिनमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए। यहाँ की कब्रें समाधि या आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडकार होती थी। उस समय की कब्रें छिछली तथा अंडकार होती थी। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाणी के लघुपाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए। ठीक है, 17 मानव कंकाल लघुपाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में है तथा अधिकांश क्षत विक्षित अवस्था में है। ठीक है, अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकाल की अवस्थी मिली है। लेखहिया में कुल 27 मानव कंकाल की
अस्थियां मिली है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद एमपी में है, आदमगढ़ होशंगाबाद एमपी में है, तथा बागौर भीलवाड़ा में राजस्थान, बागौर भीलवाड़ा में है राजस्थान से प्राप्त हुआ। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं को संग्रह कर पेट भरते थे। ठीक है, मानव काल के अच्छा इतना तो हमें मालूम चल गया कि पूरा पाषाण काल में जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वो क्या करते थे, वो लोग खाद्य वस्तुओं को संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे, मतलब कि आगे के भोजन के लिए, अगला दिन के भोजन के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कुछ उनका जो था स्वभाव था। ठीक है, प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रका का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त है। जिनमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इनमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इनमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुए। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। ठीक है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देई है। ठीक है, लहुरा देई है। यहाँ से 900 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, लहुरा देई से हमें यूपी में लहुरा देई से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोजों के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल को कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूमि के साक्ष्य मिले। माना जाता है कि चीन के यांगत्जिंग नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 700 ईसा पूर्व में चावल उगाया गया। मक्का लगभग 600 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। ठीक है, बाजरा 55 ईसा पूर्व में चीन में सोरगम 5000 ईसा पूर्व में अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण में, ठीक है, एशिया में, तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया था। यानी कि इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझने की और इसको हम लोग जानने की कोशिश करें। बहुत मेन टॉपिक है ये। ठीक है, मक्का है ना, लगभग 6000 ईसा पूर्व में, मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व में प्रथम मैक्सिको में पाया गया था। सबसे पहले मक्का जो मिला था हम लोग को मैक्सिको में उगाया गया था। कहाँ पे? मैक्सिको में उगाया कितने? 6000 ईसा पूर्व में। बाजरा जो कि 55 ईसा पूर्व में चीन के श्रीलंका में उगाया गया था। ठीक है, चीन में सोरगम कोई भी सोरगम हो सकता है, कोई होगा, ये कोई फसल होगी, जो कि 5000 ईसा पूर्व में पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है, राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिणी पूर्व एशिया में, तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सबसे पहले उगाया गया था। ठीक है, मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज-होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। जम्मू-कश्मीर से प्राप्त हुआ। गर्त आवास के साक्ष्य अभी यहीं से प्राप्त हुआ। इसी स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं
इसी प्रशस्तर की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने किया था। गुफा गुफकराल कश्मीर में स्थित नौपाषाणिक स्थल है। गुफकराल कश्मीर में स्थित नौपाषाणिक स्थल है। नौपाषाणिक स्थल है। गुफकराल क्या है? कश्मीर में स्थित नौपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नौपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से उपकरण हिरण के सींग से निर्मित। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींग से निर्मित है। ठीक है। यहाँ के नौपाषाणिक काल में नौपाषाणिक अवशेष जो है ना, यहाँ का हड्डी से नौपाषाणिक में यहाँ जो मिलता था ना, वो हथियार, वो सब क्या हड्डियों से निर्मित होता था। ठीक है। नौपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान दी गई। नौपाषाणीन कालीन प्रस्थल के राख के टीले, नौपाषाणीन कालीन प्रस्थल से राख के क्या मिले? हमको टीले मिले। ठीक है। राख के टीले मिले। टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कलू से राख का हमको टीला मिला। ठीक है। और ये कहाँ पे है? बेल्लारी जनपद में स्थित। संगन कलू कहाँ है? बेल्लारी जनपद में स्थित है, जो कि कर्नाटक में मैसूर के पास है। जो कि राख के जो टीला मिला है कर्नाटक में मैसूर के पास है। कोची में? बेल्लारी जनपद में स्थित है। ठीक है। उसके बाद से नामक स्थान से प्राप्त हुए पिकलिहाल उतनोर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नौपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष से आग का उपयोग नौपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। ठीक है। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरण के साथ साथ प्रयोग जारी था। इस समय पत्थर और तांबे के उपकरण के साथ साथ प्रयोग जारी था। इसी कारण से इसे ताम्रपाषाणी संस्कृति कहा जाता है। ताम्रपाषाणी का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। ठीक है। पत्थर और तांबे की प्रयोग की एक साथ होना। ठीक है। अवस्था, पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्व भारत में पाई जाती थी। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे और थोड़ा सा यहाँ से हम लोग फिर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में अनेक स्थलों की खुदाई हुई। ये आहार, बालाथाल, बगौर, उजनियान एवं गिलुंद पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। ये सब कहाँ है? ये जो सारा स्थल है ना, वो सब कहाँ है? बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहार का प्राचीन नाम ताम्बावती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद बालाथाल उजियाना में घरों को चारदीवारी से घेरा गया है। आहार के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारतें बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है। गिलिंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहार संस्कृति 21 से 1500 ईसा पूर्व में अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल एवं काले लेप के मृतभांड बने हैं, वहीं यहाँ इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है। कृष्ण और लोहित मृतभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा कायथा एरण और नवदा टोली प्रमुख स्थल है। नवदा टोली जो कि एमपी मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है, जो कि खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। ठीक है। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एक वृत्ताकार घर मिले हैं। ठीक है। नवदा टोली से बांस एवं फूस से बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृतभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर
ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है, जिन पर यहाँ के मृदभांड जो है ना लाल और काले रंग के जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण और बनाया गया। ठीक है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। ठीक है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई, जो कि अत्यंत छोटी है। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की एक तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव, ठीक है, महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल है अहमदानगर जिले में जोरबे, नेवसा और दैमाबाद। ये सब कहाँ है? जोरबे, नेवसा और दैमाबाद कहाँ है? ये सब महाराष्ट्र में। ठीक है। जोरबे, नेवसा और दैमाबाद सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिका, ये सभी पुरास्थल जोरबे संस्कृति 1400 से 7000 ईसा पूर्व के है। अब तक ज्ञात 200 जोरबे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। गोदावरी का 200 जोरबे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है, लगभग 20 हेक्टेयर में फैला, जिनमें से लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। नेवसा जोरबे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरबे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। ठीक है। टोटीदार महाराष्ट्र की ताम्रप्रसारण कालीन संस्कृति के नेवसा, दैमाबाद, चंदौली आदि पूरा स्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफना दिए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है। इनाम गांव आदि स्थलों में कलश में रखकर उत्तर दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफना दिए का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है। आरंभिक ताम्रप्रसारण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाली मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरे वाला एक मकान मिला है, जिसमें से 4 कमरे आयताकार है और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई है। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यह बस्ती क्या है? किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यह पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे। यह घिरी हुई है। ठीक है। समझ रहे ना इसको? यहाँ पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। ठीक है। यहाँ से अन्नागार भी मिले हैं। ठीक है। पूर्व भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले में पांडुराजर डीबीए और बीरभूम जिले में महिष मदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। कुछ अन्य प्रस्थल जहाँ की खुदाई हुई वे है बिहार में सेनुआर, सोनपुर, ताराडीह एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैसडीह और नरहाना बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरिया और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिणी पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रप्रसारण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। ठीक है। ताम्रप्रसारण के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वो गाय, भेड़, बकरी, भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल अतिरिक्त बजरे की भी खेती करते थे। बजरे की भी खेती करते थे। ठीक है। समझ गए? ताम्रप्रसारण के लोग शिल्प कर्म से निसंदेह बड़े दक्ष थे। ताम्रप्रसारण के लोग शिल्प कर्म से निसंदेह बड़े दक्ष थे। पत्थर पर काम भी अच्छा करते थे। वो कार्नेलियन, स्टेटटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या
गुटिकाएँ भी बनाते थे। वो लोग कताई और बुनाई जानते थे, ठीक है, कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और क्योंकि मालवा में चरखे और तकलिया मिली है। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे मिले हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे मिले हैं। इनाम गांव में कुम्हार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्प, चूना बनाने वाली और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाली कारीगर भी दिखाई देते हैं, ठीक है। इनाम गांव में मारुति देवी की प्रतिभा मिली है। इनाम गांव में मारुति देवी की प्रतिभा मिली है, जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान के मिली रूट शैली से बनी मिट्टी के वृषण मूर्तिकाएं यह सूचित करती है कि वृषभ सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था, ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवसा बस्तियों में कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन पात्र है। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में रखा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में, पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण सावधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश में गुंगेरिया से प्राप्त हुई। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर है, ठीक है। पतले सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले परत। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई है। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों की हार पात्रा में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रभट्टी के सीकर झुंझुन क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्राह्मणगिरी, पिकलिहाल, संगनकलू, मस्की, हलूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में कृषि की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक परमार मिला है, ठीक है। अधिक परमार भारत में 1961 ईस्वी में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार ने एक विभाग के रूप में गठित किया। 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार ने एक विभाग के रूप में गठित किया तथा वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के रूप में भारतीय पुरातात्विक के रूप में केंद्रित कर जॉन मार्शल को इसे प्रथम महानिदेशक बनाया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा आज का शब्दकोश, जिसको हम लोग आज जान लिए यहाँ तक। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा दोस्तों। कल हम लोग अगले के वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, प्रश्न बनेंगे, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो यहीं तक। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।